गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो हम लोग पढ़े थे क्विकली उसका रिवीजन कर ले रहे हैं और फिर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। कल आपको हम पढ़ाए थे लाइट से आप क्या समझते हैं। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़े थे, मिरर पढ़े थे, टाइप ऑफ मिरर पढ़े थे, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। फिर स्फेरिकल मिरर के बारे में आपको बताए थे, उसके टाइप के बारे में बताए थे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। आज हम आपको बता रहे हैं कि प्लेन मिरर के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आप हेडिंग करें समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्लेन मिरर में आपको बताए थे कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, इधर पॉलिश कर दी जाती है और ये पृष्ठ समतल होता है, उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। पॉलिश है, लौट जाती है। ए बी, ए डैश, बी डैश, यानी समतल। ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है, आप इसको सीधे ऐसे समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार के बराबर बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु के बराबर, जितनी वस्तु रहती है उसी के बराबर प्रतिबिंब बनता है। समतल हेडिंग क्या है? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार के बराबर बनता है। आप नोट पॉइंट लिख सकते हो, एक दो पॉइंट। पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, समतल दर्पण द्वारा वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होती है।
समतल दर्पण द्वारा वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होती है। यानी उस बिंब का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम हाइट उस ऑब्जेक्ट की हाइट की आधी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर भी वेग से आती है तो दर्पण वस्तु की ओर 2v वेग से आता प्रतीत होता है। दूसरा नोट पॉइंट, यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर v वेग से आती है तो दर्पण वस्तु की ओर 2v वेग से आता प्रतीत होता है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, यदि दो दर्पणों के बीच कोई वस्तु किसी डिग्री मान पर रखी हो तो प्रतिबिंब की संख्या n = 360 ये तीसरा नोट पॉइंट क्या हुआ, यदि दो दर्पणों के बीच कोई वस्तु किसी डिग्री मान पर रखी गई हो तो प्रतिबिंब की संख्या n = 360/θ-1 होता है। इतना पॉइंट आप नोट कर लो। देखो, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर बनता है। इसमें नोट पॉइंट हम लिखवाए हैं कि समतल दर्पण द्वारा वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर v वेग से आती है तो दर्पण वस्तु की ओर 2v माने उसके दुगुने वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। तीसरी बात हम बताए हैं कि दो दर्पण के बीच में अगर कोई वस्तु किसी डिग्री मान पर रखी गई हो तो प्रतिबिंब की संख्या n = 360/θ-1। इतना देख लीजिए। अब देखो, एक इसी पर क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, इधर नोट कर रहे हैं। क्वेश्चन नोट कर लो, यदि दो दर्पण के बीच कोई वस्तु 90 डिग्री पर रखी गई है तो प्रतिबिंब की संख्या बताओ।
क्वेश्चन लिखे हैं कि यदि दो दर्पण के बीच कोई वस्तु 90 डिग्री पर रखी गई हो तो प्रतिबिंब की संख्या बतानी है। लो ये दर्पण दो है, इसके बीच में कोई वस्तु 90 डिग्री पर रखी गई है। तो अभी आप फार्मूला पढ़े हो प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या n = 360 अपॉन थीटा माइनस 1। n = 360 अपॉन 90 माइनस 1। n = 4 माइनस 1। n = 3। ये प्रतिबिंब की संख्या नोट कर लीजिए। नहीं कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। देखो, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की शर्त, कंडीशन क्या है कनकेव मिरर से इमेज बनने के लिए? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की शर्त। देखिए हेडिंग क्या है, अवतल द्वारा प्रतिबिंब बनने की शर्त। 3 शर्त है और इसको बड़े ध्यान से दिमाग में बैठा करके रखिएगा। वैसे 9th में ये सारी चीजें सिस्टमेटिक ढंग से बताए हैं, फिर भी बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है, यदि वस्तु मुख्य, या ऐसे लिखो, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरती है। फोकस से गुजरती है। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरती है। जैसे देखो, ये मान लो कनकेव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, और जितनी ये डिस्टेंस होती है उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वक्रता केंद्र। ये मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आ रही है, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से ऐसे ऐसे गुजरेगी। एक नीचे से ले लो, ये भी मुख्य अक्ष के पैरेलल है, ये भी फोकस से ऐसे गुजरेगी। पहला पॉइंट क्या है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरती है। अब क्यों, इस क्यों को आप देख लो, क्यों गुजरती है। अब देखो, ये कनकेव मिरर P है
और सी, यहां से ये किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से गुजरेगी। क्यों गुजरती है आप देखो, आप पढ़े हैं ये कोई सर्किल है और ये सेंटर है, सेंटर से किसी पॉइंट पर सर्किल को लेकर के मिलाओ, यहां मिला दो, यहां मिला दो, यहां मिला दो, किसी पॉइंट पर मिलाओ तो ये 90 का एंगल बनाता है। सेंटर से परिधि पर किसी भी पॉइंट को लेकर के मिलाते हैं तो उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब देखो ये सेंटर है, आप जानते हो, यहाँ देखो ये सेंटर है, आप जानते हो ये गोला होता है। तो जब ये सेंटर हो गया तो सेंटर से ये कोई परिधि पर पॉइंट हो गया, इसको आप मिला दो ऐसे। तो सेंटर से और परिधि पर मिला दिए तो जैसे ये नॉर्मल है उसी तरह से ये भी नॉर्मल हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये अभिलंब हो गया। आप कल पढ़े हो, ये आपतित किरण हो गई और ये अभिलंब हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई और नॉर्मल हो गया। तो इसके बीच ये जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण जो आई होता है, आई होता है ना। अब ये जितना कोण होता है उतना कोण यहां बनाती हुई ये किरण, ये भी नॉर्मल हो गया और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो ये एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, परावर्तन कोण। हाँ, आप पढ़े हो कि आई और आर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ आई और आर आपस में बराबर हैं, इसीलिए मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरण आती है। तो कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। आप चाहो तो नीचे से भी ये आप खींच लो, ये सेंटर हो गया, सेंटर से इसको मिला दो, ये नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे हो गई, इसके बीच एंगल आई हो गया। तो ये जितना एंगल होता है उतने ही एंगल पर, ठीक उतने ही एंगल पर यहां से ये, अब ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये नॉर्मल हो गया। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड हो गया, परावर्तन कोण हो गया। तो यह कोण और यह कोण दोनों बराबर होता है। तो देख रहे हो दोनों आकर के फोकस पर मिलती है। यही हम यहाँ लिखे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर किरण है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरती है। क्यों गुजरती है, यहाँ क्यों बताए हैं, उसका रीजन बताए हैं कि ये सेंटर हो गया, सेंटर से परिधि पर कोई भी पॉइंट मिलाते हैं तो 90 की एंगल बनाती है, नॉर्मल होती है। तो ये सेंटर से और इसको मिला दिए तो ये नॉर्मल हो गया। ये आपतित किरण और ये नॉर्मल, तो इसके बीच का ये कोण आपतन कोण, चूंकि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं तो जितना कोण ये होता है उतने ही कोण पर परावर्तन कोण बनाते हुए ये यहाँ आकर के मिलती है। ठीक इसी प्रकार नीचे भी दिखाए हैं। अर्थात पहली शर्त आपको याद रखना होगा कि जब किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरती है। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट यहां, जब कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो उसी मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है। ये दूसरा पॉइंट देखो,
जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। देखो, ये P, ये F और ये C, वक्रता केंद्र से ये कोई किरण जा रही है, ये टकराई और उसी मार्ग में ये लौट गई। या आप ऐसे भी इसको दिखा सकते हो, के दिखाने के ऊपर है। ये P, F और ये C, यहां से मान लो ऐसे आई और टकराने के बाद इसी मार्ग में वापस लौट गई। क्यों वापस लौट गई, इस क्यों को देखो। जैसे देखो, ये कोई तल है, यहां से ये किरण आ रही है और इसी पर नॉर्मल भी खींचा हो, यानी इंसिडेंट रे और अभिलंब दोनों ओवरलैप किया हो, पैरेलल हो, अर्थात थीटा 0 हो, तो उसी में लौट जाती है। ठीक वही कंडीशन यहां है। देखो, ये P, F और ये C, ऐसे ये किरण आ रही है। अभी आपको हम बताए इस सेंटर से परिध के किसी पॉइंट पर मिलाओ नॉर्मल होता है। तो देखो, ये सेंटर है या परिध पर ये कोई पॉइंट है, ये नॉर्मल हो गया। तो इंसिडेंट रे भी इसी पर है और नॉर्मल भी उसी पर है, यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक दूसरे पर ओवरलैप की हुई है, चढ़ी हुई है, अर्थात ये क्या होगा, उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो ये दूसरा कंडीशन आपको याद रखना है कि जब किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौटती है। ठीक है, जब किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौटती है। क्यों यहां बताएं। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट, जब कोई किरण फोकस से गुजरती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा पॉइंट, जब कोई किरण फोकस से गुजरती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो, P, F, C फोकस से गुजरती है। देखो, फोकस से ऐसे गुजर रही है किरण, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के ऐसे समानांतर हो जाती है। यही लिखे हैं कि फोकस से गुजरती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्यों, इस क्यों को आप देख सकते हो। ये मान लो P, F और ये C, ऐसे किरण आ रही है ना, ये आपतित किरण हो गई। ये सेंटर है, कर्वेचर ऑफ सेंटर, वक्रता केंद्र, इससे इसको मिला दो तो ये अभिलंब हो गया। यह अभिलंब और ये आपतित किरण
इसके बीच का कोण ये आपतन कोण हो गया। इतने ही कोण यहां बनाती हुई ऐसे ये आई है तो ये आर होगा, अर्थात मुख्य अक्ष की क्या हो गई, पैरेलल हो गई। जब किरण फोकस से गुजरती है तो ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पॉइंट को ले लो तो ये नॉर्मल हो गया और ये इंसिडेंट रे हो गई तो ये आपतन कोण हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यह एंगल और यह एंगल बराबर होता है, परावर्तन का नियम आप पढ़े हो। तो इतना कोण बनाते हुए ऐसे सीधे निकल जाती है। अर्थात 3 ये शर्त अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली शर्त क्या, कि अगर प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल रेखा है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरती है। दूसरा पॉइंट, कि अगर वक्रता केंद्र से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौटती है। और तीसरा पॉइंट, अगर फोकस से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती है। ये 3 शर्त है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए। इसके बाद अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, हम कैसे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है इसको सीखेंगे। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने में 6 कंडीशन है। 6 कंडीशन को आपको हम पढ़ाएंगे, लेकिन 1-2 पॉइंट वैसे 9th में पढ़ाए हैं लेकिन रिवीजन कर दे रहे हैं। जैसे देखो, छोटे छोटे पॉइंट लिखवाएंगे नहीं। दर्पण का ध्रुव, इन सब पॉइंटों की जरूरत पड़ेगी। दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर, जो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है, ये परावर्तक पृष्ठ है, तो इसका जो मध्य बिंदु है, ये जो मध्य बिंदु है, यही दर्पण का वो ध्रुव कहलाता है, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो कि परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी गोली, अवतल दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है। जैसे ये अवतल दर्पण है, आप जानते हो कि एक गोला होता है ऐसे, तो इसका जो सेंटर होता है, इसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का केंद्र होता है, उसके केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर और ये कोई पॉइंट लेकर के इसको मिलाना। तो ये जो त्रिज्या है गोलीय दर्पण, यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसकी जो रेडियस होती है, उसी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आप फोकस देख लो, फोकस, फोकस या फोकस से पहले मुख्य अक्ष देख लो, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्स। अब ये कनकेव मिरर, ये मध्य बिंदु P, इसका ये सेंटर वक्रता केंद्र, तो P और C यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाते हुए जो रेखा खींची जाती है वही मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाते हुए जो सीधी खींची जाती है रेखा वही प्रिंसिपल एक्स कहलाती है। उसके बाद फोकस, फोकस किसको कहते हैं? P है, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आ रही है और दर्पण से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्स के जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु ही फोकस कहलाता है। उसके बाद फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकस दूरी किसको कहते हैं? ये देखो P, ये F, ये C, तो यही जो फोकस और पोल के बीच जो डिस्टेंस होती है उसी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। इसको स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें देखो 5-7 छोटे छोटे पॉइंट बताए कि पोल ऑफ मिरर, तो जो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है वह दर्पण का ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र, गोली दर्पण जिस गोले का केंद्र होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद वक्रता त्रिज्या, ये जो गोले की त्रिज्या होती है उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हुई सीधी खींची जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं। और फोकस और ध्रुव के बीच जो डिस्टेंस होती है उसको हम फोकल लेंथ, फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, 6 कंडीशन है। वस्तु जब अनंत पर हो, वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी गई हो, जब वस्तु फोकस पर रखी गई हो और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई हो। तो कनकेव मिरर से प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसका आकार क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, उसकी स्थिति क्या होती है, इस बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज आपको हमने पढ़ाया समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उसके बाद आपको समतल दर्पण से संबंधित कुछ नोट पॉइंट्स बताए। इसके बाद अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की शर्त, 3 शर्त, मुख्य अक्ष के समानांतर है, फोकस से गुजरती है, क्यों बताए हैं। वक्रता केंद्र से जाती है, दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में लौट जाती है, क्यों, इसको भी बताए हैं। तीसरा शर्त कि अगर फोकस से कोई किरण गुजर रही है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती है, क्यों, इसको भी बताए हैं। उसके बाद छोटे छोटे दर्पण से संबंधित कुछ डिफिनीशन बताए, जिसमें पोल ऑफ मिरर बताए, सेंटर ऑफ कर्वेचर बताए, प्रिंसिपल अक्ष बताए, उसके बाद फोकस बताए और फोकल लेंथ बताए। ये तमाम चीजें आपको अपने दिमाग में रखना है। आराम से पढ़िए। फिर कल अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना हम लोग सीखेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई दिक्कत हो बेटा, आप पूछ सकते हैं। खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए, खेलना कम कर दीजिए, समय आपके पास कम है। तो फिर कल मिलते हैं। ओके।